जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज 220। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के संदर्भ में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल यूं तो जनवरी में समाप्त हो चुका था, लेकिन चूंकि अप्रैल में लोकसभा चुनाव थे, इसलिए फरवरी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उनको एक्सटेंशन दे करके जून तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। अब चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, चुनाव की स्थितियां भी हो गई हैं और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी आ चुकी है। ये अलग बात है कि 2014 में जहां पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत था, यानी जो 272 को जादुई आंकड़ा था, उससे 10 सीटें ज्यादा थी, 282 था व्यक्तिगत, जबकि एनडीए के उनके घटक दलों की संख्या एडिशनल थी। उसी तरह 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर जीती थी। और अब जबकि तीसरा चुनाव है, हाल ही में संपन्न हुआ है, और ये माना जा रहा था कि दूसरे कार्यकाल में, जिसमें धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इन तमाम मुद्दों के साथ ये माना जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में व्यापक समर्थन मिलेगा और दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो आप सभी ने देखा कि मामला 244 पर अटक गया, यानी वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2 बार अपने अकेले दम पर बहुमत लेके आई थी, इस बार इन तमाम चीजों के बाद, मतलब जिसमें राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370, महिला आरक्षण बिल, 3 तलाक सभी शामिल थे, उसके बावजूद उनका जो जनाधार व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो 240 पे अटक गया। यह खुशकिस्मती ये रही कि एनडीए के पास 293 सीटें थी और 272 के जादुई आंकड़े से कम 20 सीटें ज्यादा थी, इसलिए सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। यह अलग बात है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने इसमें तोड़फोड़ करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने इंडिया के 2 मजबूत घटक दल, तेलुगु देशम और दूसरा जेडीयू नीतीश कुमार, तो इन दोनों पार्टियों के जो नेताओं को खुला ऑफर दिया कि अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनको प्रधानमंत्री पद भी दिया जा सकता है। लेकिन एनडीए और टीडीपी, तेलुगु देशम, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, इन लोगों ने आखिरकार चूंकि चुनाव के पहले का जो गठबंधन था इंडिया का, उसके साथ ही रहना उचित समझा और आज वो सरकार के साथ हैं। हालांकि टीडीपी और जेडीयू के नेता चाहते थे कि उनके किसी सांसद को बड़ा मंत्रालय दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने सारे बड़े विभाग अपने पास ही रखे और कुल मिलाकर के फिलहाल जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि टीडीपी और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम बात कर रहे थे जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और यह है कि अब चूंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इस साल नए अध्यक्ष की ताजपोशी भी होनी है, सवाल यह है कि जेपी नड्डा के बाद आखिर कौन? क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनके साथ जेपी नड्डा की बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी और इन्होंने लगभग 2 कार्यकाल, मतलब 2019 से इनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तब से लेकर अभी तक लगभग 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे कर लिए हैं और इनके बीच में बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग रही है। पूरे लोकसभा चुनाव के जो 7 चरण इसमें देखा गया है कि जहां भी जो उनके दौरे होते रहे विभिन्न राज्यों में, साउथ हो चाहे नॉर्थ हो चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, तो ये तीनों स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे हैं। और ये कहा जाए, अगर तो ज्यादा कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, कि जो सारे इनिशियन थे वो या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते थे या फिर गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन जहां तक मोहर लगने की बात होती थी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की लगी रहती थी। अभी लेकिन चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आई, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आरएसएस के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं असंतोष नजर आ रहा है। पिछले दिनों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा भी है कि मणिपुर की घटना को उन्होंने कोट किया और कहा कि हमको उन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि शायद केंद्र की जो सरकार थी उन्होंने नहीं किया था। तो जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान जब आया था, उसको देख के ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक असंतोष आरएसएस और शायद भाजपा के बीच में कुछ न कुछ आ चुकी बात, तब ये बयान सामने आया। दूसरी बात, अभी मात्र 2 दिन पहले यूपी के विधायक रमेश मिश्रा ने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की यूपी में स्थिति अच्छी नहीं है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी करना चाहती है तो पार्टी आला कमान को कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे
और ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अनुशासित पार्टी माना जाता है और किसी विधायक के मुंह से इस तरह के बहुत पहली बार सुनने को मिले हैं, जो निसंदेह इस बात को ये दर्शाता है कि जो आंकड़े 240 पे आके जो आंकड़ा अटका है उसकी वजह से अब स्थितियां बन रही हैं। अब सवाल यह है कि जेपी नड्डा की इनिंग जो जून तक समाप्त हो रही थी, अब उसके बाद 1 अगस्त से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति, सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण, उसका सत्यापन, उसके बाद मंडल अध्यक्षों का निर्वाचन, फिर जिला अध्यक्षों का, फिर हर राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के बाद, और उसके बाद 1 दिसंबर के आसपास ये माना जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो चुनावी प्रक्रिया विधिवत शुरू होगी। अब सवाल ये कि जेपी नड्डा के बाद कौन, बार बार उनके वही सवाल आ रहा है, क्योंकि जो उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार उनको 370 सीटें जरूर मिलेंगी व्यक्तिगत रूप से, और एनडीए के गठबंधन को 400 सीटें मिलेंगी। इसके बीच में एक मुद्दा और था, भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर जो चुनाव था 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें राम मंदिर, धारा 370 का जो कश्मीर में उन्होंने खत्म किया वो, तीसरी बात ये महिला आरक्षण बिल और 3 तलाक जैसे मामलों में जो निर्णय लिए, मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने जो सुरक्षा प्रदान की, उसको लेकर उन्होंने चुनाव मैदान में आए थे। जबकि चुनाव में भाषणों के दौरान मंगलसूत्र और उसके अलावा जो संपत्ति का जो है अधिग्रहण, संपत्ति को बंटवाने का, तरह तरह की चीजों को आरोप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगाते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक मुद्दा और भी था, वो था संविधान बदलने का। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता संविधान बदलने की बात कह रहे थे कि अगर उनको इस बार 400 सीटें आएंगी तो संविधान अवश्य बदलेंगे। एक चर्चा ये भी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पास 400 सीटें आ गई, उन्होंने संविधान बदल दिया, हो सकता है कि भविष्य में चुनाव ही न हो। और इंडिया गठबंधन के लोगों ने अपनी तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो पकड़ा, ये था संविधान बदलने का। उन्होंने इस मुद्दे को इतना फोकस किया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तमाम जो उठाए गए मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो गए, और इंडिया गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनके नेताओं ने जो संविधान बदलने के मुद्दे को उठाया, उससे आम जनता के मन में भी कहीं ना कहीं ये विचार आ गया कि सीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि तभी तो फैजाबाद जैसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, और अभी बद्रीनाथ में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए 10 तारीख को, 13 को रिजल्ट आया, उसमें बद्रीनाथ में भी हार गए। तो कहने का मतलब ये सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं रस्साकसी चल रही है। मोहन भागवत का बयान भी आ रहा है, तो इससे लगता है कि क्या होगा, अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। इस बात में तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि आरएसएस की भूमिका हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने में रहती रही है। और अभी जो संकेत मिल रहे हैं उसमें एक संकेत ये भी मिला है कि एक बार फिर राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन हालांकि पिछले हफ्ते उन्होंने इस आशय में अपने मंशा प्रकट कर दी कि वो सत्ता में ही रहना चाहते, संगठन में नहीं जाना चाहते। अभी कल ही एक बयान आया था और एक इशारा यह हुआ था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस ने कहीं न कहीं मंत्री पद छोड़ने का इशारा किया है। स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, तो इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आरएसएस चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा वरिष्ठ नेता, उनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी की कमान है। बहरहाल तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा तो उनके अंदरूनी मामले हैं, लेकिन जो कयास लग रहे हैं उसमें जो कुछ नाम आ रहे हैं उसमें से जो राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान, ये 2 बड़े नाम हैं। ये सब 60+ भी हैं और एक स्थापित नेता है अपने अपने राज्यों के। अपने अपने राज्यों में ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ नाम ऐसे हैं जो कि जिनके नामों पर भी चर्चा निसंदेह चलेगी, और उसमें से है ओम प्रकाश माथुर, सुनील बंसल, विनोद तावड़े जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, और बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री। तो राष्ट्रीय महामंत्री जो 2-3 हैं इनके नाम भी चल रहे हैं। और उसके साथ ही 2 बातें और आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल लोकसभा चुनाव में जिस तरह से साउथ पर, दक्षिण भारत में जो फोकस किया है, अब वहां उनको थोड़ी आंशिक सफलता भी मिली है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अफसोस जरूर रह गया है कि जो अपेक्षा थी उनको साउथ में समर्थन मिलने की, वो नहीं मिल पाई। यह अलग बात है कि केरल जैसे राज्य में उनका खाता खुल गया, ये अलग मैटर है, लेकिन साउथ में अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को आज भी नसीब नहीं हुई है। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार साउथ से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, ताकि अगले चुनाव से पहले वो साउथ के वोटों को साधने की कोशिश कर सके। एक बात और चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं किसी युवा के हाथ में
पार्टी की कमान सौंपी जाए, और ताकि वो आने वाले समय में, अभी चूंकि 2027 में यूपी का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है विधानसभा का, जहाँ पर बड़ी चुनौती है, और अभी भी हाल में जो लोकसभा के चुनाव आए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से शिकस्त खाई है देखा जाए तो, और जहाँ पर 80 सीटें का जीतने का दावा कर रहे थे वहाँ पर 27 सीटों में आकर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, और फैजाबाद जैसी सीट महत्वपूर्ण सीट हार गए, और यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। और इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि बनारस जैसी सीट जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार, हालांकि चुनाव जीत गए, लेकिन 2014 में जहाँ पर उनकी जीत का अंतर 3.5 लाख वोट था, वहां पर 2019 में यह आंकड़ा बढ़ के 4.5 लाख पहुंच गया था, और अब जबकि स्थिति आई है तो ले लेकर के मात्र 1.5 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत पाए हैं। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले के 2 राउंड में लगभग 5,000 मतों से वे पीछे चल रहे थे। ये तमाम वो बातें हैं जो कहीं न कहीं ये दर्शाती हैं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है, उनको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और बहुत बड़े कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अब जहाँ तक बात राम मंदिर का मुद्दा था, कश्मीर का मुद्दा था, वो तो आजमाइश हो गई, अब आगे क्या? तो महिला आरक्षण बिल लाकर के उन्होंने नई कवायद शुरू की है। उसके अलावा कॉमन सिविल कोड और कुछ अन्य जो मुद्दे इस बार लाने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी में है, शायद वो आने वाले नए अध्यक्ष के साथ उसका तालमेल कैसा बनता है, सत्ता में जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसमें आरएसएस की सहमति भी कहीं ना कहीं जरूरत होती, जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, और वो उस सिस्टम में जाकर के कैसे अपना नया अध्यक्ष चुन पाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पिछले दिनों राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए दलित महिला का नाम जो सामने लाए, और द्रौपदी मुर्मू के रूप में उन्होंने इस देश को एक पहली आदिवासी महिला दी है बतौर राष्ट्रपति, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय होते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, जब उनको अभी 3 राज्यों में 2023 दिसंबर के चुनाव में जब रिजल्ट आया, और जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने नेता बदले, सिपह सालार बदले, इसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी। तो इस तरह इस बार भी यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई वो एक नया अचंभित नाम सामने लाए, नया नाम सरप्राइज करे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल जो कैच लगाए जा रहे हैं कि यदि किसी सीनियर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो राजनाथ सिंह के बाद शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चर्चा में है। इनके अलावा किसी राष्ट्रीय महामंत्री को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और नहीं तो इन सब के बाद किसी युवा जो कि साउथ से आता हो खासतौर पे, तो साउथ फोकस करने की स्थिति में है, और अप्रत्याशित रूप से किसी महिला को भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बहरहाल ये सब डिपेंड होगा अगले 6 महीनों में। देखना है कि अगले 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी अपने नए सेनापति के चयन के लिए किस किस नामों पर विचार करती है, और उसको आरएसएस किस नाम को तवज्जो देती है, क्योंकि बिना आरएसएस की भूमिका के भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।